हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। एंड एज वी नो, हमारा चैप्टर नंबर 11 है क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, है ना, हमें पहले से पता है। तो हाँ, तो यार मैं आपको सबसे पहले बोल दूं कि अगर अभी तक आपने लास्ट के चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं देन यार प्लीज़ एंड प्लीज़ आके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। देखो यार, होता क्या है कि अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे बातें ऑलवेज क्लियर रहेंगी। देखो यहाँ जो हमने चैप्टर 10th में बातें की हैं वो कहीं ना कहीं चैप्टर 11th पे डिपेंड कर रही होंगी। सो यार आप ज़रूर जाके देखिए। एंड हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो देखते हैं कि भाई हमारा ये जो चैप्टर है क्या है भाई, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं भाई, चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग तो जान ले, उसका मतलब तो जान ले, है ना, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो यार मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं, वैसे तो बायो मीन्स आपको पता है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। बायो मीन्स कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है, हम ये सारी बातें पीछे पढ़ के आए हैं। तो यार मैं आपको बताऊं कि बायो का मतलब आज भी वही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में भी। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, टेक्नोलॉजी वर्ड दिया गया। टेक्नोलॉजी तो यार जैसा कि आप सोच रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सेम वही है। ये चैप्टर टेक्निक से लिया गया है। अब आप सोचोगे कि भाई बायो में टेक्निक कहाँ से आ गई, है ना, तो देखेंगे अभी सारी बातें समझेंगे कि बायो में टेक्निक कैसे आ गई, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी कैसी टेक्निक लग रही है। तो यहाँ पे यही सारी जो ये लिविंग टेक्निक की कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके, तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में कुछ बातें मैं अगर आपसे बात करूं, प्रिंसिपल्स की बात करूं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं सिंपल से वर्ड में मैं आपको अगर बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते क्या, इन बायोटेक बी स्टडीड अबाउट सम टेक्निक्स। कैसी टेक्निक्स भाई, जहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बातें भाई, ध्यान से सुनिएगा एकदम, जहाँ पे हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम, डीएनए, आरएनए, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पार्ट से, उनके कुछ पार्ट से ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो भाई, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि भाई हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके एंजाइम, डीएनए या फिर पूरा का पूरा सेल, या फिर सेल का कोई एक छोटा सा पार्ट यूज करते हैं। डीएनए, आरएनए उसका सेल का पार्ट ही है। सेल के किसी एक पार्ट से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो कि भाई ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। उसे हम किस में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यार ध्यान रखिएगा, ये टर्म जरूर होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होना चाहिए। ओके, तो देखेंगे अभी आगे सारी बातें करते हैं। ओके, सारी बातें करते हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे ना आप ये जो देख रहे हो कि भाई हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, डीएनए या फिर सेल के किसी एक छोटे से पार्ट से ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो। और इसी सब का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसी का प्रोसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ओके, तो देखो अभी मैं आपसे जितनी बातें करूँ ना यार, बस ध्यान से देखते जाइएगा, आगे सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है, कौन सा, इंसुलिन, है ना, जो कि किसका काम करता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये सारी बातें आपको पता है, कॉमन है। कहाँ से रिलीज होता है भाई, कहाँ से रिलीज होता है,
पैंक्रियाज से रिलीज होता है ना, पैंक्रियाज से रिलीज होता है। पैंक्रियाज के बीटा सेल कह लीजिए, क्या लीजिए, मतलब यही सही है, पैंक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है। ओके, जिसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल होता है उसे मेंटेन रखता है। कौन? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बीटा सेल क्या रिलीज करती हैं? इंसुलिन। तो इंसुलिन से क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन रखती हैं। ओके, और भाई अगर किसी दिन इस बीटा सेल में आ गई खराबी, तो क्या ये इंसुलिन रिलीज करेंगी? नहीं रिलीज करेंगी। और अगर इंसुलिन नहीं रिलीज कर पा रही हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को कौन मेंटेन करेगा? इसका काम यही है ना कि भाई आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखे। लेकिन आपकी बीटा सेल किसी कारणवश XYZ रीजन हो जाती हैं खराब, बीटा सेल में कुछ भाई कमी आ जाती है, शरीर है। ओके, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। आपके ब्लड में अगर शुगर का लेवल मेंटेन नहीं है तो कौन सी मैंने तो बीमारी बता दी, कौन सी बीमारी होगी भाई यहाँ पे? डायबिटीज होगी। कौन सी बीमारी होगी यहाँ पे? डायबिटीज होगी। ओके, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई डिजीज ना हो तो हमें क्या करना होगा? बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखना होगा। और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए? इंसुलिन। हमारी बॉडी में बराबर अमाउंट में इंसुलिन होना चाहिए, है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? बीटा सेल तो भाई हैं खराब, बीटा सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, बीटा सेल प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर रही हैं। अगर बीटा सेल प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहे हैं तो ग्लूकोज का लेवल क्या अपने आप से ही मेंटेन रहेगा? नहीं ना। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर हमें बाहर से इंसुलिन मिल जाए तो अच्छा है। तो हम क्या करते हैं इस केस में? उस पेशेंट को बाहर से इंसुलिन देंगे। अब बॉडी नहीं सिक्रीट कर रही है तो बाहर से ही इंसुलिन देंगे। और यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है हमारी बॉडी में, है ना। बीटा सेल तो मान लीजिए नहीं ही सिक्रीट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इंसुलिन आ तो रहा है, मैटर ये करता है भाई। तो यहाँ पे जो एकदम मतलब पॉइंट वाली बात है वो क्या है, जो मुद्दे की बात है, यहाँ पे मैंने आपसे एक बात बोली कि हम इस बॉडी को, इस पेशेंट को क्या करेंगे? बाहर से इंसुलिन दे देंगे, जिसकी बीटा सेल सही से काम नहीं कर रही, जिसका पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की कि भाई हम बाहर से जो इंसुलिन दे रहे हैं इसको लाएंगे कहाँ से? इस इंसुलिन को हम बाहर से लाएंगे कहाँ से? क्या बाहर पेड़ में लगा है इंसुलिन, है ना? क्या हम अपने खेत में उगाते हैं इंसुलिन? ऐसा तो है नहीं ना, बाहर इसका कोई पेड़ है ना खेत में उगाया जा रहा है, तो ये इंसुलिन आएगा कहाँ से भाई, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ भाई, एकदम कान लगा के सुनिएगा, अच्छे से दिमाग लगा के सुनिएगा। ओके, देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ भाई। इंसुलिन बाहर से, सोचिए अभी देखिए कैसे फटाफट से इंसुलिन बनता है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे करते क्या है, एक लेते हैं बैक्टीरिया। कौन सी? एक बैक्टीरिया लेते हैं। ओके, ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। ओके, तो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, बैक्टीरिया से इसका प्लाज्मिड बाहर निकाले। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन नाम ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इस पे लगा देते हैं कट। ओके, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पे। दिस इज द प्लाज्मिड। किसका प्लाज्मिड भाई? बैक्टीरिया का। ओके, तो जब हम इस बैक्टीरिया पे इस मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट मारेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यार, जितना बोलती जा रही हूँ उतना ध्यान से सुनिएगा। ओके, जब हम कट मारेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एक ह्यूमन डीएनए लेंगे। क्या लेंगे? एक, मैं इसे दूसरे कलर से कर देती हूँ। हम क्या लेते हैं? एक ह्यूमन डीएनए लेते हैं। दिस इज द ह्यूमन सेल। अब इसमें से हम इसका डीएनए लेंगे निकाल। ओके, इसका डीएनए निकाल लिए। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? एक जीन, एक सिंगल जीन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भाई? ह्यूमन का ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है?
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन के लिए। दिस वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन, दिस वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलिन। ये किसका जीन है भाई? ह्यूमन बीइंग का। ओके, तो अब ये जब हम इसे कट मारे तो ये कैसा हो गया? ये कुछ ऐसा हो गया जब हम इसे बाहर निकाले तो, है ना। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि ये जो हम प्लाज्मिड तैयार किए हैं इसका शेप कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे? ये ऐसे है ही, इसमें हम ये इंसुलिन वाला जीन जो है, जो हमने कट किया, उसे ले आके यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ऐड कर देंगे। कौन से एंजाइम की हेल्प से भाई? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसे इस प्लाज्मिड में, बैक्टीरिया वाले प्लाज्मिड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो अब ये क्या हो गया? ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, और क्या है इसमें? इंसुलिन वाला जीन है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब क्या करेंगे हम? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के वापस से इस बैक्टीरिया में डाल देंगे। इस बैक्टीरिया में वापस से डाल देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे अब क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? एक जो हमने यहाँ पे इंसुलिन वाला जीन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन वाला जीन ऐड हो जाएगा। और क्या होगा कि ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग जाएगा। ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग जाएगा। और बात सुनिए, ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा, इस बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने, और इस 2 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया और बने, इन 2 बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया और बने, 2 बैक्टीरिया और बने, और सब में ये इंसुलिन वाला जीन जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, सब में ये इंसुलिन वाला जीन जा रहा है, और सब यहाँ पे जितने बैक्टीरिया हैं सब क्या कर सकते हैं? इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम अब इस ह्यूमन बॉडी को बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं। अब आपको समझ में आए कि ये जो इंसुलिन हम देने के लिए बोल रहे थे बीमार इंसान को, जो पेशेंट था जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा था, उसे इंसुलिन बाहर से दिया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अब हम क्या तैयार कर लिए? बाहर एक फैक्ट्री तैयार कर लिए। किसकी? इंसुलिन की। अब ये जो बैक्टीरिया है फैक्ट्री के लायक नहीं दिख रही हैं आपको, फैक्ट्री के लायक नहीं दिख रही हैं आपको, ये बढ़ती जा रही है नंबर में, और ये सारी जो बैक्टीरिया हैं ये किसका फॉर्मेशन कर रही है? इंसुलिन का। जब हम ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे, देन बैक्टीरिया मेक इंसुलिन, बैक्टीरिया मेक न्यू प्रोजेनी, एंड प्रोजेनी हैव जीन ऑफ इंसुलिन, तो वो भी इंसुलिन बना सकते हैं। तो यार यहाँ पे इतनी बातें समझ में आई आपको? इतनी बातें समझ में आई? तो ये क्या है? मैंने आपसे बात की ना कि भाई हम प्रोसेस देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखें? हमने आपसे पीछे बात की थी, यहाँ पे मैंने आपसे क्या बात की थी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके डीएनए किसी भी पार्ट से, सेल के किसी भी पार्ट से हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि भाई ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, तो भाई यहाँ पे बैक्टीरिया इंसुलिन बना रही है, ह्यूमन बॉडी को दे रही है। अब भाई इससे और ज्यादा क्या कर सकती है? यूजफुल ही तो है ह्यूमन के लिए यूजफुल है। तो ये रहा पूरा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस। अब हम देखते हैं कुछ आगे बातें। ओके, होप है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, और मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ, फिर उसके बाद आगे और बातें करते हैं जो कि आपके बुक में दी गई हैं, और देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, होप है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, और हाँ यहाँ पे ना मैं आपको जितनी इम्पोर्टेंट बातें बताते जाऊँ भाई, सारी बातें नोट डाउन करिएगा, सब लिखिएगा। ओके, जिससे आगे आप कभी बुक खोलो तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ओके, तो देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी deals with the techniques of using live organism or enzyme from organisms to produce product and processes useful for humans. Okay, तो यहाँ पे हमने यही तो देखा, यही सीखा कि भाई यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कुछ ऐसी टेक्निक जो कि किससे बनाई गई हो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम से जो कि क्या प्रोड्यूस करें कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर उसका प्रोसेस ही ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सारी बातें हम पीछे देख के आए हैं।
यहाँ पे वैसे तो पूरा प्रोसेस के साथ ही हम यहाँ पे देखे थे सारी बातें, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं तो चैप्टर 10 में हम सारी बातें पढ़ के आए। देखो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई आप लास्ट के वीडियो ज़रूर पढ़े रखा करो। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट के चैप्टर में पढ़े थे कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, है ना। हम ये सारी बातें सीखे थे। तो कर्ड जो है ये भी किससे बन रहा था, माइक्रोब्स बन रहा था। ब्रेड और वाइन ये सब किससे बन रहे थे, माइक्रोब्स से बन रहे थे। हमने क्या देखा था कि कर्ड जो बन रहा था एलेवी से बन रहा था, एलेवी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बन रहा था। और हमने क्या देखा था, ब्रेड एंड वाइन देखी थी जो कि एक ईस्ट से बन रहा था, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट से बन रहा था। तो ये सारे किससे बन रहे थे, माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस थे। लेकिन क्या है कि ह्यूमन के लिए भाई यूजफुल है तो हम इसे बायोटेक्नोलॉजी में रख सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो भाई पहले की बातें रही। लेकिन अगर आज के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कैसे हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया जाता है भाई, पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया जाता है। जैसा कि अभी हम देखे थे बैक्टीरिया वाले केस में, हम इंसुलिन जो बना रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे थे। तो ये तो कुछ बातें रही आज की। ओके, देखो अगर हम एंशियंट बायोटेक के बारे में बात करें, एंशियंट, तो वहां पे पूरा का पूरा माइक्रोब यूज होता था, पूरा माइक्रोब यूज होता था। जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, हम वाइन बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए कि पूरा का पूरा ईस्ट यूज करते थे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें पूरा ईस्ट यूज करते थे। ओके, टुडे टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली modified organism to achieve the some large scale, okay, sorry, same on a large scale, okay। अगर हम जेनेटिक मटेरियल में चेंज करते हैं तो पहली बात तो जैसा हम चाहते हैं डिजायरेबल वैसा मिल पाएगा, और दूसरी बात लार्ज स्केल। ओके, फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एकदम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी लीड हो सकता है। ओके, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग, तो जीन का सिंथेसाइज करना और उसको यूज करना, जैसा कि आप यहाँ पे देखे थे। अभी मैंने आपको जो इंसुलिन वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें हम पूरा प्रोसेस देखे थे। तो जीन को बनाना और उसको यूज करना, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। तो डीएनए वैक्सीन में आपको पता है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि भाई वैक्सीन वगैरह कैसे बनती हैं। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, डीएनए वैक्सीन में हम कुछ ऐसे सीक्वेंस को इंजेक्ट कर देते हैं जो डीएनए सीक्वेंस को कोड करता है। ओके, एंटीजन को कोड करता है, और एंटीजन के कोड होते ही एंटीबॉडी बनने लग जाती है, और एंटीबॉडी बन गई तो भाई वही है हमारा इम्यून सिस्टम। बातें समझ में आई आपको? मैं वापस से बोलती हूँ, डीएनए वैक्सीन में एक्चुअली होता क्या है। डीएनए वैक्सीन में हम कुछ डीएनए सीक्वेंस को इंजेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे वो डीएनए सीक्वेंस कोड करते हैं, किसको, डीएनए सीक्वेंस को, वो जो डीएनए सीक्वेंस ऐड करते हैं उसको कोड करते हैं। तो वहाँ पे एंटीजन के कोड होते ही ह्यूमन की बॉडी में क्या बनने लग जाता है, एंटीबॉडी बनने लग जाता है। अब एंटीबॉडी खुद से तो नहीं बनेगा ना, जब तक कोई उसे कोड नहीं करेगा, जब तक डीएनए उसे कोड नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए हम उसमें कुछ अलग से डीएनए सीक्वेंस लगा देते हैं जिससे कि कोड किया जा सके। ओके, एंटीजन को कोड किया जा सके और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी में बन सके। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई। और यहाँ पे डिफेक्टिव जीन से क्या ताल्लुकात इन द सेंस डिफेक्टिव जीन का क्या मतलब है। ओके, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन मतलब कि जिसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं जीन थेरेपी। ओके, तो आपको पता ही है कि जीन थेरेपी में डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर देते हैं। अब यार आपको पता है कि अगर डिफेक्टिव जीन में कुछ चेंज किया जा रहा है, डिफेक्टिव जीन जो ये है अगर हम इसे करेक्ट कर देते हैं तो करेक्ट तरीके से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। और अगर करेक्ट तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है भाई तो करेक्ट प्रोटीन बनेगा जो कि क्या होगा, 100 होगा।
ओके, फिनोटाइप में आएगा। और करेक्ट प्रोटीन जब शो हो रहा है तो भाई डिजीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट कर देते हैं तो प्रोटीन भी डिफेक्टिव नहीं होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। तो भाई ये सारी बातें हम किस में पढ़ते हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी सुविधा हमें प्रदान करवाई है। ओके, अगर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इन्होंने एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को मिला के जो बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन दी है वो कैसी है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट दियर ऑफ, उसके पार्ट लाइक दैट मॉलिक्यूलर एनालॉगस मीन्स आप समझते हो भाई वही कुछ नहीं, डीएनए एंड आरएनए फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेकिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ होल ऑर्गेनिज्म और सम पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके, सेल, टिश्यू, डीएनए, एंजाइम, ये सब ओके, ये सब इसी के पार्ट ही तो हैं। ये सब मिलके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल है, ओके, क्या प्रिंसिपल्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, दो कोर कॉन्सेप्ट हैं, दो कोर टेक्निक हैं जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म देती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देख पा रहे हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं यहाँ पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बताऊं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ओके, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, यहाँ पे क्या अल्टर किया जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई, हमारा डीएनए, आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यार हमें पता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया जा रहा है तो उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज किया जा रहा है तो उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। देखो यार, हमें पता है कि अगर हम डीएनए को चेंज करते हैं, मतलब डीएनए में कुछ चेंज करते हैं, डीएनए को नहीं, मतलब डीएनए में कुछ चेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज करते हैं, तो आरएनए में भी उसी हिसाब से चेंज आएगा। जैसा डीएनए होगा, डीएनए के हिसाब से ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाय द ट्रांसक्रिप्शन डीएनए उसी हिसाब से बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के साथ। और जैसा आरएनए होगा वैसा ही प्रोटीन होगा बाय द ट्रांसलेशन। जो यहाँ पे आरएनए में होगा वही ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनेगा, वही ट्रांसलेट करके, ओके, वही ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनेगा बाय द ट्रांसलेशन। तो अब ये प्रोटीन जो होता है भाई फिनोटाइप में आता है, प्रोटीन फिनोटाइप में आता है। तो भाई अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है तो फिनोटाइप चेंज होगा, हाँ जी बिल्कुल चेंज होगा, बस इतनी सी बात है। ओके, एंड यहाँ पे क्या देखते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी करनी है, बायोटेक्नोलॉजी को अगर आगे ले जाना है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के लिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होना जरूरी है, वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन देखने के लिए मिलेंगे और हमारा जो मतलब डिजायरेबल काम है वो नहीं हो पाएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीन्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस ऑफ इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ द ओनली डिजायर्ड माइक्रोब जैसे कि यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम। अगर हमें ये सारी चीज़ें जैसे सपोज बनानी, एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम कुछ भी हो, तो हमें पेट्री डिश को ऐसी कंडीशन में रखना चाहिए, ये जो मतलब कि रिकॉम्बिनेंट वाले बैक्टीरिया हैं, रिकॉम्बिनेंट। अब देखो भाई, पेट्री डिश में अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया भी होगा। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स समझते हैं, हम अभी पीछे बात करके आए हैं। रिकॉम्बिनेंट मीन्स जिसमें ये फॉरेन जीन हो जो कि हम बाहर से लिए हैं, है ना, डिजायरेबल जीन जो है हमारा। और जिस बैक्टीरिया में ये डिजायरेबल जीन ना गया हो,
तो ऐसे बैक्टीरिया भी होंगे जिसमें डिजायरेबल जीन हो, मतलब कि वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो हम क्या चाहेंगे कि जिसमें ये जीन ना हो, जो हमारी इच्छा अनुसार का जीन है, हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो जिस बैक्टीरिया में ना हो, क्या हम चाहेंगे कि वो बैक्टीरिया ग्रो हो? नहीं ना। तो इस पेट्री डिश को ही हम ऐसी कंडीशन में रखेंगे कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ यही बैक्टीरिया ग्रो हो सके। कौन सा बैक्टीरिया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ही ग्रो हो सके। अगर ऐसा होता है तो भाई ये कंटामिनेशन नहीं रहेगी, ये कंटामिनेशन नहीं रहेगी अगर यही बैक्टीरिया ग्रो होता है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड कैरेक्टर मिलेंगे और बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं होगी। और क्या होगा, ये क्वांटिटी में भी होगा। क्या? डिजायर्ड कैरेक्टर क्वांटिटी में भी होगा। ओके, तो होप है आपको बातें समझ में आई होंगी। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने क्या देखा कि सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ऊपर जो आप देख रहे हो, इसको जो देख रहे हो, देखो यार मैं बातें वापस से इसलिए बोल देती हूँ कि भाई जिससे आपको बातें एकदम से याद हो जाएं। बाद वाला कोई काम नहीं, बाद में नहीं, आप जो अभी पढ़ ले रहे हो, अभी अगर याद हो जाए तो भाई वो आप भूलोगे ही नहीं। इसलिए मैं बातें बार बार बोल देती हूँ। ओके, हाँ हम 2 मिनट लेट में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर हम जेनेटिक मटेरियल में जैसे चेंज किए, डीएनए या आरएनए में जैसे चेंज किए, वो फिनोटाइप में आ जाएगा, वो हमें फिनोटाइप में दिख जाएगा। अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए के हिसाब से आरएनए बनेगा और आरएनए के हिसाब से ही प्रोटीन ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, तो हुआ ना, फिनोटाइप भी चेंज हुआ। ओके, एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में से भाई हमें कंटामिनेशन नहीं चाहिए, कंटामिनेशन नहीं चाहिए। ओके, देखो हमें क्या, कैसे बैक्टीरिया चाहिए, कैसे बैक्टीरिया चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। क्यों रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा भाई, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल होगा, और रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल में जो हमारा डिजायरेबल जीन है ये प्रेजेंट होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा डिजायरेबल जीन प्रेजेंट होगा, और इसी डिजायरेबल जीन के लिए हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं। अगर इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं है तो क्या मतलब है? अगर इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं है, हमारा जो डिजायरेबल माइक्रोब है वही नहीं है, तो क्या मतलब है? और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इस पेट्री डिश को ऐसी कंडीशन में रखें कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ही ग्रो करे, ये कहीं कहीं क्वांटिटी में भी होगा। ओके, आगे चलते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यार एज वी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि भाई यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में भी आ सकती हैं। बेनिफिशियल चीजें पॉपुलेशन में भी आ सकती हैं। ओके, और वही भी बात की जाए भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कैरेक्टर है, जो चीजें हैं वो उनको सबको वैसे ही प्रिजर्व रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखता है सेम। ओके, जनरेशन टू जनरेशन सेम कैरेक्टर पास आउट होता है। तो वो सब किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। आफ्टर 10 जनरेशन भी वो चीजें वैसी ही रहेंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि भाई वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, और लोगों को ये चीजें पसंद होती हैं कि भाई हाँ कुछ चीजें अलग हो रही हैं, वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। ओके, और ये वेरिएशन
बेनिफिशियल भी हो सकती है और ये बेनिफिशियल चीज़ें पॉपुलेशन में भी आ सकती हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये जो जेनेटिक सेटअप है, ये वेरिएशन है, जो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक सेटअप का, ये क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। बेनिफिशियल भी हो सकता है का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि हर बार बेनिफिशियल ही हो। ओके, ये जो वेरिएशन है ये एकदम से हमें सही चीजें ही नहीं प्रोवाइड करवाएगा। बातें समझ रहे हो कैसे? वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो अगर हम बात करें पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया जाता था, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता था, किसके लिए? किसके लिए? डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए। ओके, डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता था, वहां ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। कैसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था? थोड़ा सा बातें ध्यान से सुनिएगा। सपोज हमें एक ऐसी गाय चाहिए जो कैसी हो, कलर में वाइट हो। ओके, सेकेंड नंबर ज्यादा दूध देती हो, और थर्ड नंबर दिखने में अच्छी हो, मीन्स बड़ी हो, हाईली मस्कुलर हो। ओके, ये सारी चीजें हो तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी गाय पकड़ते हैं जो कि ज्यादा दूध देती हो। ओके, हम क्योंकि हमें ऐसी गाय चाहिए जो कि ज्यादा दूध देती हो, तो हम ऐसी एक गाय पकड़ लिए फीमेल जो कि कैसी हो, ज्यादा दूध देती हो, जो क्या करती हो, ज्यादा दूध देती हो। ओके, और मेल में हम एक ऐसी गाय पकड़ते हैं जो कि हाईली मस्कुलाइन हो, बड़ा हो, ओके, दिखने में अच्छा हो, तो हम एक ऐसी गाय पकड़ते हैं मेल में। तो हम इन दोनों को क्रॉस करवा देते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें एक ऐसी गाय मिल जाए जो कि हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाँ ठीक है, गाय कैसी है, ज्यादा दूध दे रही है, दिखने में अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई कलर हमारे हिसाब से हो। मे बी गाय काली हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गाय वाइट हो लेकिन दूध कम कर दे। यहाँ पे जो गाय है, तो यहाँ पे मैंने आपसे बात की ना कि जो ये वेरिएशन आती है, जो यूनिक जेनेटिक सेटअप आता है, यहाँ पे जो ये यूनिक जेनेटिक सेटअप आएगा, जरूरी नहीं है कि हमारे एकदम इच्छा के अनुसार हो, सारे हमारे डिजायर्ड जीन ही आए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपने अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देखी थी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अभी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। हम अपनी इच्छा अनुसार, हमें ये जीन पसंद है भाई, सपोज ये जीन किसका है, मिल्क वाला है, सॉरी ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पे, सपोज दिस इज ओके, यहाँ पे ये इसका जीन है। अब हमें पता है ये जो गाय है इसका ये मिल्क वाला जीन है, तो हम यही जीन उठाएंगे। हमें यहाँ पे क्रॉस करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ये पूरा वेरिएशन देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि भाई देखो, ये जो वेरिएशन होता है, जो यूनिक नई चीज़ें आती हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो मैंने आपसे बात की ना कि सारी चीज़ें हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग ही नहीं हो सकती हैं। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि सारे के सारे डिजायर्ड जीन ही आएंगे, अनडिजायर्ड जीन भी आ सकते हैं। ओके, तो यार होप है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो हम जेनेटिक सेटअप बनाएंगे, जो हमारा यूनिक जेनेटिक सेटअप होगा, उसमें अनडिजायरेबल जीन भी आएंगे ही आएंगे। ओके, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और वहीं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो भाई एज इट इज ही रहना है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। ओके, दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियर विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ये सारे टर्म अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। ओके, तो इन सब ये जो टर्म है यहाँ पे आप देख रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, तो इन सारे टर्म को यूज करते हुए हम ये लिमिटेशन अब झेलने के लिए, मतलब
बाध्य नहीं है। अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमें जो जीन पसंद है, हमें मिल्क वाला जीन पसंद है, हम जानते हैं कि यही है, हम इसे उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ओके, जैसा कि आप पीछे देखे थे, हमें इंसुलिन वाला जीन चाहिए था, हम उठा के बैक्टीरिया में डाल दिए थे। ओके, तो यहाँ पे हम इस लिमिटेशन से आगे निकल चुके हैं। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायर्ड जीन। हम अपना डिजायर्ड का जीन उठा सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। हमारा जो टारगेट ऑर्गेनिज्म था ये वाली गाय थी। रिप्रोडक्शन करवाने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के बाद जो बन रही है, हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म ये है। तो हम हम वाली जो गाय है, इसे हम अनडिजायरेबल जीन तक पहुंचने नहीं देंगे, मतलब कि अनडिजायरेबल जीन से इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन होंगे, है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड जीन होंगे तो सारे कैरेक्टर फिनोटाइप में क्या आएंगे, डिजायर्ड आएंगे। आप पीछे भी देखे थे, जैसा जेनेटिक मटेरियल होगा वैसा फिनोटाइप होगा। तो भाई अगर हम यहाँ पे सारे जीन ही डिजायर्ड रख रहे हैं तो फिनोटाइप भी डिजायर्ड ही होगा। ओके, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो देखो यार, जो हमने नए ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम एलियन ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जिसमें हमने वो डीएनए का छोटा सा पीस डाला, जो सीक्वेंस डाला जो डिजायरेबल था, उस जीन की बात की जा रही है। वो जीन जो हमारा डिजायरेबल था, जो हमने अदर ऑर्गेनिज्म में डाला, उसका फेट क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या हम बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते भाई। क्यों नहीं बता सकते? ये सारी देखिए, जो सारी बातें हमने पीछे की वो कहने में आसान है, लेकिन उसका फ्यूचर हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। ओके, क्यों? यहाँ पे बातें करते हैं। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या प्रोजेनी में आएगा, प्रोजेनी सेल में आएगा ऑर्गेनिज्म की? नहीं भाई, इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, लेकिन अगर वो अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है, जो पीस ऑफ डीएनए हम इंजेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जो पीस ऑफ डीएनए हम ऐड करते हैं, जो डिजायरेबल जीन ऐड करते हैं, ओके, वो वैसे मोस्टली पीस ऑफ डीएनए मोस्टली मल्टीप्लाई नहीं करता है। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता है? मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर गेट्स इंटीग्रेट इनटू द जीनोम, अगर वो अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है जीनोम ऑफ द रेसिपेंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो बातें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी एक बात बोली जा रही है, इट मे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये सारी चीजें उतनी भी आसान नहीं होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जटिल होती हैं। ओके, बट एंड वी इनहेरिटेड, अगर ये अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है, अगर ये अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है, तब क्या होगा? तब भी मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा और होस्ट के डीएनए में आगे ये इनहेरिट करेगा। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरह से जो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए है, ये क्रोमोसोम का पार्ट बनेगा। अगर ये अच्छे से इनहेरिट कर लेता है, इंटीग्रेट कर लेता है, अगर ये अच्छे से यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता है तो ये मल्टीप्लाई भी करेगा और आगे इनहेरिट भी करेगा। ओके, तो ऐसा डीएनए पीस जो कि अच्छे से इनहेरिट कर ले रहा है, उसमें भाई ऑब्वियसली रिप्लिकेट करने की एबिलिटी होगी। तो जो पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट बन जा रहा है, मतलब कि अच्छे से इंटीग्रेट कर ले रहा है, तो ऑब्वियसली भाई उसमें एबिलिटी होगी रिप्लिकेट करने की, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब कि ओके, इन ए क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जहाँ से ये स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए को मिलेगा कट करने के लिए, जहाँ से स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सपोज दिस इज अ डीएनए, ओके, दिस इज द डीएनए, मैं सर्कुलर ही बना देती हूँ। ओके, दिस इज द डीएनए। अब ऐसा थोड़ी है कि
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और कहीं पे भी कट मार देगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा कहीं पे भी कट मार देगा। तो ऐसा नहीं है। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्पेसिफिक डीएनए पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, मतलब कि डीएनए पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मारेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ओरी पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, जो कि ऑब्वियसली यही स्टार्ट करवाएगा रिप्लिकेशन, यही पॉइंट जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस। ओके, अब ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया और कहीं भी कट मारा निकल लिया। ओके, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ए ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम which has a specific sequence known as origin of replication। तो ये बात देखिए ही, thus an alien DNA is linked with the origin of replication। ओके, तो यहाँ पे जब हमने कट मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक एलियन डीएनए लेके आएंगे, जो कि बाहर से डीएनए लेके आएंगे, जो कि हमें यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वाले पॉइंट पे ऐड करना होगा, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो देखो यार, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, इट कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ, लेकिन ये सारी बातें कब अप्लाई होंगी, जब अच्छे से यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, ये जो फॉरेन डीएनए है, जो हम फॉरेन डीएनए लेके आते हैं, ये अगर यहाँ पे इस डीएनए के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये रिप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस कैन आल्सो कॉल द क्लोनिंग। तो हम ऑब्वियसली इसे क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोनिंग। ओके, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ओके, क्लोनिंग किसकी वजह से होती है, क्लोनिंग डीएनए पॉलीमरेज की वजह से क्या होता है, क्लोनिंग होती है। लेट अस नाउ फोकस, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो यहाँ पे इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे आप बातें ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक बैक्टीरिया लेंगे। कौन सा बैक्टीरिया लेंगे, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। हम यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया ले रहे हैं, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। साल्मोनेला टाइफीमोरियम ही क्यों ले रहे हैं, मैं उसको बताऊँ आपको। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने साल्मोनेला टाइफी इसलिए ही लिया कि यहाँ पे एक जीन होता है। लिख लीजिए, कौन सा बैक्टीरिया भाई, साल्मोनेला टाइफीमोरियम। ओके, तो मैंने आपसे क्या बात की कि यहाँ पे एक जीन होता है, वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जीन कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो हमको पता है कि एंटीबायोटिक जनरली करता क्या है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है ना, हमें यही पता है। हाँ, तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसका ये एंटीबायोटिक कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो इस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर सकता है। ओके, एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा अगर रेजिस्टेंस जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीमोरियम का कुछ नहीं कर सकता है, इसको किल नहीं कर पाएगा। ओके, इसको किल नहीं कर पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। ओके, अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के पास ऐसा कोई जीन नहीं है जो कि रेजिस्टेंस करता हो किसको, एंटीबायोटिक को। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस ई कोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकाल लेते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इस पे कट मार देते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, ये जो इसका वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीमोरियम का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसको हम बाहर निकालते हैं और ले आके इस ई कोलाई वाले बैक्टीरिया में ऐड कर देते हैं। ओके, इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया में, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में इस जीन को हम वापस से इंसर्ट कर देते हैं। ओके, अब ये अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, ये डीएनए कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया।
ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, ई कोलाई में वापस से इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज द, ये नया प्लाज्मिड है जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस जीन है, ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, ये इसको हम ऐड कैसे किए, मतलब मैंने, आप बताइए, मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया अभी। इसे हम, ये जो हमारा डिजायरेबल जीन है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ से ले आए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसको हम इस प्लाज्मिड में, ई कोलाई वाले प्लाज्मिड में किससे ऐड करेंगे, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। भाई भूला मत करिए, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। तो भाई अब ई कोलाई बैक्टीरिया पे भी एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा, एंटीबायोटिक से ई कोलाई बैक्टीरिया भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो बस इतनी सी ही बातें लिखी गई हैं। और स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. Okay, this cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of the so called, okay, तो यहाँ पे भाई यही सारी बातें की गई हैं जो कि आप यहाँ पे देखे हो। तो हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन ने यही सारी चीजें बताई हैं। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड। ओके, नेटिव प्लाज्मिड जो कि कैसा, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए, वो भी कहाँ से लिया गया, सॉल्मोनेला टाइफीमूरियम। ओके, ये सॉल्मोनेला टाइफीमूरियम ही तो है, यहीं से हम निकालते हैं इस जीन को। ओके, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए। तो ये सारी बातें यार हो गई हैं। ओके, होप है आपको समझ में भी आई होंगी। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, एज अ मॉलिक्यूलर सीजर क्या यूज किया जाता है, एज अ मॉलिक्यूलर सीजर क्या यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम कट करते हैं डीएनए पीस पे। ओके, कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। ओके, और ये प्लाज्मिड डीएनए कैसे काम करता है, एक्ट एज अ वेक्टर। वेक्टर मीन्स समझ सकते हो आप क्या होता है, वेक्टर मीन्स क्या होता है, वेक्टर मीन्स बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊं कि कोई सामान है, दिस इज द थिंग्स, तो इस सामान को जिसके थ्रू हम यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे उसे हम वेक्टर बोल सकते हैं। ओके, वेक्टर। तो वेक्टर मीन्स आप समझते हो प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड में ही तो लाइगेज की हेल्प से हम ऐड करके अदर ऑर्गेनिज्म तक तो पहुंचाते थे अपना डिजायरेबल जीन, अपना डिजायरेबल कैरेक्टर। ओके, तो उसे हम इस प्लाज्मिड को वेक्टर बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वेक्टर ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ओके, तो जैसा कि आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मॉस्किटो किसका काम कर रहा था, वेक्टर का काम कर रहा था। वहां पे मॉस्किटो वेक्टर कैसे काम कर रहा था, एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। तो ये मॉस्किटो किसके जैसे काम कर रहा था, इंसेक्ट वेक्टर का काम कर रहा था, जो कि ह्यूमन बॉडी में मलेरियल पैरासाइट को पहुंचा दे रहा था, है ना। ह्यूमन खुद से तो लेने गया नहीं था, वो पहुंचाया था, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मिड काम करता है, कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमारा डिजायरेबल एलियन पीस ऑफ डीएनए ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके रख आता है, पहुंचा देता है। ओके, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ही तो यहाँ पे ये जो वेक्टर में जो हम अपना डिजायरेबल जीन, बातें ध्यान से सुनिएगा, हम इसे वेक्टर बोल रहे हैं, दिस इज द प्लाज्मिड। तो ये हमारा डिजायरेबल जीन है, तो इस वेक्टर में डिजायरेबल जीन हम कैसे ऐड कर देते हैं, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम इस वेक्टर में अपना डिजायरेबल जीन ऐड कर देते हैं। बस इतनी सी बात की गई है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। ओके, एंड इज नो एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमको पता है कि भाई हम इसे
कहाँ पे बनाते हैं, लिविंग सिस्टम से बाहर। लिविंग सिस्टम से बाहर हम एक नया कम्बिनेशन बनाते हैं सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब ये भी तो वेक्टर में हमारा डिजायरेबल जीन लग गया बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। तो हाँ जी बिल्कुल, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर एक नया कॉम्बिनेशन सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए तैयार करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेटिंग डीएनए बोलते हैं, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एस्चेरिचिया कोलाई या बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। तो मैंने आपको बताया डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये क्या करता है, क्लोनिंग करता है। पीछे मैं आपको बता के आ रही हूँ किसकी वजह से ये क्लोनिंग करता है, किसकी वजह से ये कॉपी करता है, किसकी वजह से ये बार रिप्लिकेट होके अपने जैसी ही कॉपी बनाता है, किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। तो यार यहाँ पे कुछ बातें हैं, 2-4 बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट थिंग, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कटिंग करते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, क्लोनिंग होती है, देन क्या होता है, लाइगेज एंजाइम, मैं इसको लिख देती हूँ भाई, पॉलीमरेज एंजाइम आया, देन क्या आया, लाइगेज एंजाइम आया। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे भाई ये ऐड होगा वेक्टर से, जो हमारा डिजायरेबल जीन होगा, ऐड होगा। फिर उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा, जिसमें हम इंजेक्ट करेंगे भाई, वेक्टर कह लीजिए, पहले वेक्टर ही लगेगा। वेक्टर जैसा कि मैंने बताया, डीएनए जो हमारा डिजायरेबल जीन होगा होस्ट तक पहुंचाएगा, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ही हमारा वेक्टर होता है, फिर उसके बाद बात की जाए तो होस्ट जिसमें हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे, बातें समझ में आई। तो यहाँ पे ये कुछ 4-5 बातें हो जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये रिप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई जो हो रहा है, कॉपी जो बन रही है इसकी, ये कब होगा, जब तक वेक्टर में ये जो डिजायरेबल जीन है ये अच्छे से इमर्ज नहीं हो जाएगा। बातें ध्यान रखिएगा, जब तक इसमें अच्छे से इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा तब तक इसकी कॉपी नहीं बनेगी, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये रिप्लिकेट नहीं होगा। अगर ये अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है तभी ये सारा प्रोसेस होगा, You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. First one कौन सा है, identical of DNA with desirable gene, और दूसरा कौन है, ये तो आपको पता ही है, अभी हम सारी बातें करके आए, यहाँ पे ये तीनों बातें हम कर चुके हैं भाई। Introduction of identical DNA into host, maintenance of introduced DNA in the host and transfer of DNA to its progeny, तो ये सारी कुछ बातें हैं, 3 बेसिक स्टेप हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे हम कुछ की टूल्स देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कुछ की टूल्स देखते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो बातें ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं जो कि देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ टूल्स पढ़ेंगे, कुछ की टूल्स पढ़ेंगे जिसके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है विदाउट की टूल्स, तो ये की टूल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस काम में आता है, कटिंग करता है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, क्लोनिंग करता है, अपनी जैसी कॉपी बनाता है, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, वेक्टर को डिजायरेबल जीन से प्रॉपर तरीके से ऐड करता है, और वेक्टर क्या है, आप अच्छे से समझते हो भाई, जो डीएनए को होस्ट तक पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या हुआ, वेक्टर हो गया।
एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो ये सारे क्या हैं, की टूल्स हैं कुछ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, इन द ईयर 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group of DNA and second one क्या है, restriction enzyme। एक क्या है, मिथाइल ग्रुप एंड सेकेंड वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे हम कुछ बातें करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ई कोलाई, जो ये ई कोलाई है, ई कोलाई पे अगर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है, ई कोलाई पे अगर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है। ओके, जो किस पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे। तो अगर ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस पे अटैक किया तो कॉमनली क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसके अंदर ग्रो करेगा। इंटर करते ही अगर ये इसके अंदर इंटर करता है तो ग्रो करेगा और खुद को नंबर में बढ़ाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि इस, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो वो एंजाइम कौन कौन से हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट वन डीएनए मिथाइल। ओके, कौन सा है, जो कि मतलब डीएनए पे ऐड होगा। ओके, फर्स्ट वन कौन सा है, मिथाइल है। ओके, एंड सेकेंड वन क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। तो यहाँ पे दो ऐसे एंजाइम हो जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर, इस ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज को ग्रोथ नहीं करने देंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे और क्यों। ओके, तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, डीएनए पे। मैंने आपको पहले ही बताया डीएनए पे ऐड हो जाएगा। और डीएनए पे कहाँ पे, एडेनिन एंड साइटोसिन पे जाके ऐड हो जाएगा। अगर ये एडेनिन एंड साइटोसिन पे ऐड हो जाता है तो ये भाई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा है तो क्या आरएनए बनेगा, और आरएनए उस हिसाब से नहीं बन रहा है तो क्या प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ही सो होता है। तो ऑब्वियसली अगर उस हिसाब से प्रोटीन नहीं बन रहा है, अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ग्रो कर पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो रहा है, बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई के अंदर ग्रो कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कुछ बातें देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंट सेकेंड। कौन सा था, हिंट सेकेंड। whose functioning depend on the specific DNA nucleotide sequence was isolated, characterized 5 years later. Okay, 5 साल बाद ये कैसे काम करता है, इसका सीक्वेंस। ओके, ये सारी बातें पता चली। इट वॉज फाउंड दैट हिंट सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये कहाँ पे कट करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ये कहाँ पे कट करता है, जहाँ पे 6 बेस पेयर होते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक 6 बेस पेयर होते हैं। ओके, आगे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक 6 बेस पेयर होते हैं वहीं पे ये कट करता है कौन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ओके, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो, इस स्पेसिफिक 6 बेस पेयर को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ओके, एंड फॉर द हिंट सेकेंड के अलावा मैं आपको बताऊं, आज की डेट में हिंट सेकेंड के अलावा भी हमारे पास 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़े हुए हैं, और जिनमें से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पड़े हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो ये 230 जो स्ट्रेन्स हैं इनका काम है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें और बताऊं, तो यहाँ पे आप जो एंजाइम देख रहे हो इको आर1, इसका नाम कैसे पड़ा, इको आर1। ओके, इसका नाम कैसे पड़ा, इको आर1। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, इको आर1। ओके, तो यहाँ पे ये जो ई लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है, जीनस से लिया गया है। ओके, जीनस क्या है इसका, इस्चीरिया कोलाई। ओके, इस्चीरिया कोलाई RY13। ओके, और फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो
सी जो CO जो कि कहाँ से लिया गया है, स्पीसीज से लिया गया है, स्पीसीज से एस्चेरिया कोलाई, कोलाई क्या है, इसकी स्पीसीज है। एंड आर यहाँ पे देख रहे हो आप, आर क्या है, स्ट्रेन है, आर क्या है, स्ट्रेन है, जो कि कैसे है, आई, ये कैसे लिया गया है, आई स्ट्रेन से लिया गया है। आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, ओके। और रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम और आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। आई कहाँ से लिया गया है, इस आई से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है। बातें ध्यान से सुनिएगा। ई कहाँ से लिया गया है, इको R1, ये क्या है, एक एंजाइम है, ओके। यहाँ पे आपको पता है ई कहाँ से लिया गया है, एस्चेरिया जो कि क्या है, जीनस है। इको कहाँ से लिया गया, स्पीसीज जो कि कोलाई, ओके। आर कहाँ से लिया गया, स्ट्रेन। एंड यहाँ पे जो 1 है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेस बोलते हैं। न्यूक्लियेजेस मीन्स, बातें समझते हो, ये किसकी क्लास से लिया गया है, एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियसेस। दीज आर 2 काइंड्स, ये कैसे होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं एंड इंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड इंडोन्यूक्लियसेस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियसेस मीन्स मैंने आपसे बात की थी, तो न्यूक्लिक मीन्स तो आपको पता ही है, न्यूक्लिक एसिड की बात की जा रही है जो कि हमारा DNA RNA होता है। एसिड मीन्स कट करना, तो न्यूक्लिक एसिड को कट करना। तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस मीन्स समझिएगा, एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इंड्स ऑफ द DNA, ओके। तो ये बाहर के साइड करता है, सपोज दिस इज द DNA, तो ये कहाँ पे कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस इंड साइड पे कट करता है, एंड इंडोन्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ पे ये बीच से कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस उठाता है एंड वहां पे जाके कट करता है, ओके। इंडोन्यूक्लियस मेक्स कट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA में कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखता है और वहां पे कट मारता है। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस। तो ये सपोज ये पूरी DNA सीक्वेंस की लेंथ है, तो जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, ये पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, मतलब चेक करता है, पूरी लेंथ को चेक करता है कि भाई वो 6 बेस पेयर कहाँ है, वो स्पेसिफिक 6 बेस पेयर कहाँ है। बातें ध्यान से सुनिएगा भाई, वो स्पेसिफिक 6 बेस पेयर कहाँ पे हैं, तो हाँ यहाँ पे हैं ये स्पेसिफिक 6, मतलब इस पूरी लेंथ में इसे कहीं भी मिल सकता है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ये पूरी लेंथ को चेक करेगा, चेक करते जा रहा है। सपोज इसे यहाँ पे वो 6 बेस पेयर मिलते हैं, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक 6 बेस पेयर, ओके। तो ये यहाँ पे कट मारता है। वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट विल बाइंड टू द DNA एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड, ओके। बात ध्यान से सुनिएगा, एक स्ट्रैंड की बात नहीं की जा रही है, 2 स्ट्रैंड की बात की जा रही है, ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो आप यार पीछे चैप्टर में ही पढ़ के आए हो कि जो DNA होता है, इसकी बैकबोन किसकी बनी होती है, सुगर फॉस्फेट की बनी होती है। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इन द DNA, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात की जा रही है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है, ऊपर होप है जितनी बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। यार कहाँ ही क्या गया है, देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई ध्यान से सुना करिए, ओके। जिससे आप अगर लेफ्ट राइट कर रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन फिर से आ जाए, ओके। देखो क्या कहा जा रहा है, जितने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं उनका काम क्या होता है, जो ये पूरी DNA की लेंथ है ना, इसको इंस्पेक्ट करना होता है, चेक करना होता है, ओके। जैसे इसे वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है जिसकी तलाश में ये आया हुआ होता है, इसे 6 स्पेसिफिक बेस पेयर दिख जाते हैं, बेस पेयर की बात कर रही हूँ, ओके। तो ये क्या करता है, DNA के दोनों हेलिक्स पे कट मारता है, ओके। ईच ऑफ द 2 सीक्वेंस ऑफ द डबल हेलिक्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द दियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ओके। तो ये दोनों सुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट मारता है। ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये जो जिसे हम बोल रहे हैं, किसे, स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसे हम स्पेसिफिक सीक्वेंस बोल रहे हैं,
उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, आगे बात करते हैं। ओके, ये डायग्राम हालांकि हम आगे देखते हैं, यहाँ पे शायद मैंने कुछ चीज़ें नहीं ऐड की, नहीं है। ओके, डू यू नो दैट पैलिंड्रोम्स मीन्स कुछ ऐसे वर्ड जिन्हें आप इधर से पढ़ो तो वही पढ़ो, इधर से भी पढ़ो तो भी वही पढ़ो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो मलयालम आप ऐसे ही लिखते हो, मलयालम, इधर से आप पढ़ रहे हो मलयालम, इधर से आप पढ़ोगे मलयालम। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो मलयालम ही पढ़ोगे, राइट हैंड साइड से पढ़ो मलयालम ही पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बेस पेयर दिए गए हैं, GAATTC, यहाँ पे भी GAATTC। अगर आप 5 प्राइम की साइड से शुरू कर रहे हो फिर भी आप क्या पढ़ रहे हो, GAATTC। अगर आप 5 मतलब इधर से शुरू कर रहे हो, इस 5 प्राइम से 3 प्राइम, GAATTC। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। तो जहाँ पे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 6 बेस है, 2 2 3, तो जहाँ पे इसे ये यूनिक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर मिलेंगे वहीं पे ये अपना काम करेगा, कट मारेगा। ओके, एट अगेंस्ट वर्ड पैलिंड्रोमिक वेयर द सेम वर्ड इज रीड बोथ डायरेक्शन, तो वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे बस वही सारी बातें ही लिखी गई हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट करता है, कैसे काम करता है, तो वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो कि करनी है, समझनी है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, द एंजाइम कट्स बोथ DNA स्ट्रैंड एट द सेम साइट, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे भी वही, जो जैसे कि ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो आप समझते ही हो। ओके, GAATTC। ओके, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो या फिर राइट हैंड साइड से पढ़ो, GAATTC ही मिलेगा, चाहे आप राइट हैंड साइड से पढ़ लो या फिर लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ लो। ओके, ये बातें समझ में आई। ओके, द एंजाइम कट्स बोथ DNA स्ट्रैंड ऑफ द सेम साइट। ओके, तो ये जो एंजाइम है ये दोनों पे सेम साइड से ही कट मारेगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, द एंजाइम कट्स बोथ DNA स्ट्रैंड एट द सेम साइड। तो अगर यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, GAATTC, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो GAATTC, तो यहाँ पे अगर ये G और A के बीच में कट मार रहा है, तो सेम उसी प्लेस पे यहाँ पे भी कट मारेगा, G और A के बीच में ही कट मारेगा, G और A के बीच में ही यहाँ पे भी कट मारेगा, G और A के बीच में यहाँ पे भी कट मारेगा। ओके, बातें ध्यान से समझिएगा। इको R1 cuts the DNA between base G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। ओके, तो अगर इसे पैलिंड्रोम मिलता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है, तभी ये कट करेगा और सेम सीक्वेंस पे कट करेगा, सेम जगह पे कट करेगा। ओके, दिस इज द फॉरेन DNA। तो यहाँ पे आपको कट होने के बाद सिंगल स्टैंड देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख के अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर हम ये चीज उठा के अगर हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं तो ये फिट हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। एक पे यहाँ पे आपको इधर का पूरा देखने के लिए मिल रहा है जो कि पूरा बचा है, और यहाँ पे CG जो कि पूरा बचा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिकॉम्बिनेंट DNA बन चुका है। अगर हम इसे ले आके, पूरी रीजनिंग है यहाँ पे, अगर हम इसे उठा के यहाँ पे फिट कर रहे हैं तो हो गया फिट। तो ऐसे करके ये पूरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई ये रिप्लिकेट कब करेगा, कॉपी कब बनाएगा, जब अच्छे से इमर्ज हो जाएगा, तो बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये अच्छे से इमर्ज हो गया है, अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस ना देखने के लिए मिलता, मतलब कि यहाँ पे ये जो 6 बेस पेयर हैं ये ऐसे ही अलग से मतलब स्पेसिफिक ना होते, तो क्या यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट DNA ऐसा बन पाता? नहीं बन पाता ना। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो
जैसे कि यहाँ पे जी और ए के बीच में कट लगा है, तो यहाँ पे भी जी और ए के बीच में ही कट लगा है। अगर ऐसा ना होता तो क्या यहाँ पे ये मतलब मुमकिन था कि ये डीएनए आके यहाँ पे ऐसे सेट हो जाए? नहीं मुमकिन था। ओके, आगे देखते हैं। होप है वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, ओके, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। आप पीछे देख के ही आए हो, जैसे आपने देखा था यहाँ पे GAATTC है, ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखे थे GAATTC। तो अगर यहाँ पे G और A के बीच में कट मारा जा रहा है तो यहाँ पे भी G और A के बीच में ही कट मारा जाएगा। बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। तो आपने देखा ही था कि इनमें क्या होता था, सिंगल स्ट्रैंड बचता था, ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही यहाँ से पूरा गायब हो जाता था, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता था। फिर उसके बाद हम क्या ले आते थे, यहाँ पे AATTCG, ऐसी कुछ कंडीशन बनती थी, ऐसा कुछ ना। तो ये अच्छे से मतलब कि देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकीन्ड, ये स्टिकीन्ड हो जा रहे हैं on each strand, okay, these are named so because they form hydrogen bond by their complementary counterparts, okay। इसे हम स्टिकीन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहे थे। इसे हम क्यों बोल रहे हैं स्टिकीन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहे थे। और ये जो स्टिकीन है ये किसको हेल्प करेंगे, लाइगेज एंजाइम को हेल्प करेंगे। लाइगेज एंजाइम का भी तो यही काम होता है, ऐड करना। द स्टिकीनेस ऑफ द इन फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ओके। होप है यार बातें समझ में आ रही होंगी आपको। देखो यार यहाँ पे कहा कुछ नहीं गया है, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बता रही हूँ यार, अच्छे से समझिए, ओके, अच्छे से समझिए। एक भी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ भाई, आप फुल टाइम कंसंट्रेशन के साथ बैठो, वरना ये क्या है, एक चेन चल रही है और इस चेन से यहाँ पे बीच की कड़ी निकली, तो इससे समझने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ओके। तो होप है बातें समझ में आई होंगी, ओके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant molecule of DNA which are composed of DNA different source genome। तो हाँ जी बिल्कुल, when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticking, ओके। अगर हम यहाँ पे सेम जगह पे कट करते हैं तभी तो सेम स्टिकीन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे G और A के बीच में कट करते हैं, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट करते हैं, तभी तो सेम स्टिकीन मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, ओके। These can join together into in using DNA ligase, ओके। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं जो कि आप अभी लास्ट वाले डायग्राम में देख के आए हो, ओके। तो देखो यार ये क्या है, दिस इज द फॉरेन डीएनए, ये है आपका वेक्टर प्लाज्मिड, ओके। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो वहाँ पे आपने देखा था ना कि कैसे कट होता था, कैसा स्पेसिफिक सीक्वेंस हम लेते थे, कैसा, ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जब हम इस पे कट मारते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइगेज की हेल्प से, तो यहाँ पे इस हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज, प्लाज्मिड में हेल्प ऐड कर देते हैं। तो अगर ये अच्छे से इमर्ज हो जाता है, इसमें अच्छे से ऐड हो जाता है ये, तो फिर उसके बाद ये रिप्लिकेट करता है इसमें और डिवाइड करता है, अलग अलग सेल में वो सेम एंजाइम चले जाएंगे, ओके। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी। You may have realized that normally unless one cuts the vector and source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created, okay। तो यार अगर जब तक, जैसा कि आपने देखा था पीछे, आप वेक्टर या फिर सोर्स डीएनए पे अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट नहीं मारते हो तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनना पॉसिबल नहीं है, ओके। बातें समझ में आई आपको, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ आपको, अगर आप वेक्टर और सोर्स डीएनए
सोर्स डीएनए पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट नहीं मारते हो तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यार होप है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे पीछे हमने जितनी बातें की हैं, हमने क्या क्या बातें की हैं, पीछे हमने जितनी बातें की हैं, हमने क्या क्या बातें की हैं। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हमने कि भाई कैसे क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने देखा। ओके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी देखा हमने, जीन क्लोनिंग देखा, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या है, कैसे कैसे काम करता है। ओके, फिर उसके बाद हमने पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी देखा। तो यार होप है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज ऑफ उनकी भी हेल्प हो सकेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, बेहतरी लाने की कोशिश करती हूँ। और हाँ यार, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो इससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं जो कर रही हूँ सही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करूँगी, बेहतरी लाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।